अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक और लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं बच्चों। तो आज एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करते हैं। तो 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने पढ़ी थी ना, जिसमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर होता था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हमने उसकी मदद से सॉल्व कर दी। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें दोनों चीजें मिक्स होनी है, ठीक है बच्चों। तो अब उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है जिसमें एक्स और जी निकालना है, वाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंगल जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है। तो जो डायगोनल होती है वो होता है हाइपोटेनियस, पता है ना। और जो जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो होती है बेस। और बच्चों ये जो मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब बेस के बिल्कुल सामने स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, मेजरमेंट एंगल जो ए है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। और आपके पास वाई की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर मैंने बेस की मदद से ये यानी वाई की मदद से अगर जी और एक्स निकालना है, तो बेस की मदद से यानी हाइपोटेनियस निकालनी है और बेस की मदद से मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है ना, जिसमें हमने तीनों को रिलेशन जिनका बनाया था। तो अगर सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर और बेस की चेक करूं तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है या बेस और परपेंडिकुलर होती है। तो वो मेरे पास टेन थीटा है ना बच्चों। टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वैल्यू तो दे दी है ना, तो एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, वो एक्स आ गया। और बेस की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है। ठीक है। अब याद है ना एंगल्स हमने फाइंड आउट करना सीखे थे। तो टेन 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। तो अगर आपको नहीं याद तो याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, पिछले लेक्चर्स में हमने ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखा था ना, साइन कोसेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी थी। तो देखो साइन भी की भी 0, 30, 45, 60 और 90, और इस तरह बाकी भी की कोसेकेंड, कोस, सीकेंड, टेन और कॉट की देखी थी। तो देखो टेन की वैल्यू क्या है 30 डिग्री पे, वो है 1/√3। तो मैंने यहाँ पे लिख दी ना 1/√3। और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया और नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√3। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है। अब ये देखो परपेंडिकुलर यानी x की वैल्यू आ गई, अब z की वैल्यू रह गई, तो z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। तो z है हाइपोटेनियस और ये जो y है ये बेस है। तो बेस और हाइपोटेनियस ये क्या होता था, cos थीटा होता था ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो cos कितना आ गया 30 डिग्री। और बेस की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है। और हाइपोटेनस की वैल्यू वो तो निकालनी है, वो क्या है, z है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो कि परपेंडिकुलर कितना है, उसको y कह लो। सॉरी, परपेंडिकुलर है x और ये जो है y है। ठीक है। और यहाँ पे बेस कितना है y और हाइपोटेनस कितना है z। तो लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। तो y की वैल्यू यानी 4 है और z की वैल्यू निकालनी है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो cos 30 डिग्री बच्चों क्या आता है, वो जो sin 60 डिग्री भी होता है। तो sin 60 डिग्री पर cos 30 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक वही वैल्यूज जो मैंने आपको पीछे याद करवाई थी। ये देखो cos 30 डिग्री पे होता है √3/2। तो आपको ये टेबल्स अच्छी तरीके से आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आपके पास अगर बड़ा कैलकुलेटर है, जो कैसे का वो जो बड़ा कैलकुलेटर होता है, जिसमें आप P/Q के फॉर्म में आंसर आते हैं, तो आप उसमें भी डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व नहीं उससे करोगे तो आपको वैल्यूज सिंपली याद होनी चाहिए। जो सिंपल बात है, तो अच्छी बात है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज आप ना करो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे आ गया 4/z आ गया। तो देखो 4 2 से मल्टीप्लाई आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और z ये 3 से मल्टीप्लाई आ गया, तो 3z आ गया। ठीक हो गया बच्चा। तो z इधर ही रहा, मतलब पहले अगर लिख लो तो 4 2 क्या आ गया 8 आ गया। और 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो z की वैल्यू 8/√3 हमारे पास सिंपली
आ गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और ए सी बी है, तो एंगल ए पे बना हुआ है, तो सोल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो जो एंगल बना हुआ है ए पे वो कितना है, मतलब मेजरमेंट एंगल जो ए है वो है π/4। तो अगर मैं इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा, π/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/π से। तो पाई पाई से कट जाएगा, 4 वन दा 4 और 4 4 16 2 बच गया, मतलब 18 में से 16 चला गया, 2 बच गया, तो 4 5 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। और साथ में जो y है, y की वैल्यू कितनी आ गई, √3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये जरा देख लो इसको। ये जो तिरछी लाइन है, यानी ये जो डायगोनल जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस की, और जिसके साथ एंगल बना होता है वो होता है बेस। और ये जो मतलब स्ट्रेट लाइन होती है ये क्या होती है, 90 डिग्री वाली, ये होती है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी सेम, अब हाइपोटेनियस और बेस निकालनी है जबकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो अगर मैं पहले बेस निकाल लूँ, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस, यानी ऑब्वियसली इसका साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर और बेस है, तो टेन थीटा है ना, परपेंडिकुलर और बेस पीछे भी करके आए तो टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है, y है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिख रहा, मतलब जनरल जो वैल्यूज है वो लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर y है और बेस कितनी है, x है। अब टेन आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3, और बेस की वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो नीचे x की वैल्यू है वो तो निकाल लिया, वो एज इट इज लिख दी। तो 1045 बच्चों वो एंगल है जिस, मतलब 45 डिग्री वो एंगल है जिसमें साइन और कोस दोनों सेम होते हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी देखो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री ये आपस में सेम होते हैं 1/√2 के। तो ये दोनों क्योंकि डिवाइड होते हैं टेन में, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, और यहाँ पे क्या गया, √3/x आ गया, तो x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और सिंपली हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, √3 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि देखो x की वैल्यू आ गई है, अब z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए देखो यही परपेंडिकुलर यूज होगा और हाइपोटेन्यूस यूज होगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वो किसके इक्वल होता है, याद है ना, हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स पे वैल्यूज, तो देखो सारा कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है जो हम पीछे अब तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ देखो बारी बारी इसमें यूज हो रहा है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे अब देखो साइन एंगल कितना है, एंगल है हमारे पास 45 डिग्री है, तो साइन आ गया 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ पे लिख लो, चलो y लिख लो, यहाँ पे z लिख लो, तो यानी y की वैल्यू कितनी है, √3, और z की वैल्यू वो तो निकालनी है। तो ठीक है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख लिया, और √3 एज इट इज आ गया, और z नीचे एज इट इज आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z को 1 से मल्टीप्लाई किया, z आ गया, √3 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो √3 पता ना, अंडर आपस में इकट्ठे होके इकट्ठे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 2 क्या आ गया, z की वैल्यू आ गई √6 बच्चे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके लास्ट दो पार्ट देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल जो है मतलब सी वो 60 डिग्री दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, सबके z दिया हुआ है, और क्या कहते हैं, ये जो z है, अब ये तिरछी लाइन है तो ये हाइपोटेन्यूस आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है, अब एंगल कहाँ पे बना हुआ है, z का x के साथ बना हुआ है, तो जिसके साथ एंगल बना होता है वो क्या होती है, बेस होती है। और बच्चों ये है परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस निकालनी है जबकि हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, 60 डिग्री दी हुई है, और क्या दिया हुआ है बच्चों, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यानी जे की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेन्यूस बेस और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर आपस में बनते हैं।
तो याद है ना, साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है और कोस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो पहले मैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बच्चों कहाँ, परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू है y और हाइपोटेनस जनरल वैल्यू क्या है? z है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो यानी एंगल्स वगैरह और वैल्यू वगैरह पुट करो तो साइन एंगल कितना है? साइन का 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर की वैल्यू वो तो निकालनी है, y आ गया और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 2 आ गया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर लो। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? यहाँ पे साइन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो, वैसे cos 30 पे और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे मैं एक बार फोल्ड कर दूँ ताकि बार बार क्योंकि पीछे आना है तो वो हो जाए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? अंडर रूट 3/2 आ गई और यहाँ पे आ गया y/2। ठीक हो गया। अब 2 इधर आके इसके साथ यहाँ अगर यहाँ पे काटना चाहो तो यहाँ पे काट भी दो, तो नहीं तो अगर मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 अंडर रूट 3/2 ही रहने दो क्योंकि y तो निकालना है ना। तो 2 से कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो y अंडर रूट 3 आ गया। अब ये जो है x, ये x की वैल्यू निकालनी है। अब x बेस है और हाइपोटेनस तो वो गिवन है ना, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनस लिखना है तो वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस लिख दिया। अब बच्चों cos लिख दिया, ठीक है। थीटा कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिया। अब बेस कितनी है वो तो निकालनी है और हाइपोटेनस कितना है बच्चों? यहाँ पे चलो लिख लो x ओवर हाइपोटेनस है z। तो x ओवर z की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। ठीक है, तो cos 60 साइन 30 के इक्वल होता है। तो साइन 30 1/2 होता है और cos 60 भी कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया 1/2 और यहाँ पे x/2 लिख लिया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके जगह मल्टीप्लाई, तो 2/2 इज इक्वल टू x आ गया। अब 2 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू सिंपली इसका भी आंसर 1 आ गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई यानी बेस की वैल्यू 1 आ गई और हाइपोटेनस जबकि 2 था और परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 3 आ गई। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब मैं ना आपको राइट एंगल ट्रायल एंगल दे देता हूँ, जबकि जो मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल जो ए है वो कितना है? 45 डिग्री है और ये अब एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो एंगल के साथ जो तिरछी लाइन होती है वो होती है हाइपोटेनस की और हाइपोटेनस के बिल्कुल सामने जहाँ पे एंगल बनाता है वो होता है बेस और जो स्ट्रेट 90 डिग्री होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे जो y है, y कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब बेस दी हुई है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस का कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस और हाइपोटेनस देख लेते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा अभी पीछे करके है ना, तो ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस वैसे जनरल वैल्यू क्या है? y है और हाइपोटेनस की जनरल वैल्यू क्या है? z है। z तो निकालना है तो cos क्या है? 45 डिग्री है, मतलब एंगल 45 डिग्री है तो cos क्या आ गया? 45 डिग्री और y की वैल्यू क्या है? 4 है और z की वैल्यू कितनी है वो तो निकालनी है। अब cos 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 और sin 45 सेम होता है ना, तो 1/√2 आ गया। अब यहाँ पे 4 आ गया और z नीचे आ गया। ठीक है, z इससे मल्टीप्लाई हो गया तो z एज इट इज आ गया z1 दा z और 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4/√2 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 4/2 √2। ठीक हो गया। अब देखो z की वैल्यू आ गई। अब बेस की मदद से यानी y की मदद से x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x परपेंडिकुलर है और y है बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। परपेंडिकुलर क्या है? x है और बेस क्या है? बेस है y। ठीक है, ये जनरल वैल्यू थी, लेकिन इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो tan एंगल क्या है? 45 डिग्री और यहाँ पे जो x है, x तो निकालना है एज इट इज लिख लिया और y की वैल्यू क्या है? 4। तो tan 45 वो है जहाँ पे साइन और कोस
मतलब 45 डिग्री वो एंगल है जहाँ पे साइन और कोस सेम होते हैं, यानी 1/√2। तो 1/√2 1/√2 का आपस में कैंसिल आउट कर देगा, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। अगर आप इसको पीछे से वेरीफाई करना चाहो तो ये देखो, पीछे से वेरीफाई कर लो। ये देखो tan 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 1 आ गया और x/4 आ गया। तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू सिंपली हमारे पास से 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो जो अननोन साइड है वो निकालनी है और बाकी एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसमें एक एंगल तो सबसे पहले 90 डिग्री होता है। सबसे पहले तो एक एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब बाकी दोनों साइड्स निकालनी है वो भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि एक कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, वो चाहे क्या कहते हैं इक्विलेटरल हो, या कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसका जो तीनों एंगल्स का सम है ना, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों ये क्या है। ये क्योंकि एंगल है, मतलब ये तिरछी लाइन है, तो ये आ गया, इसको आप हाइपोटेनस कह लो। ठीक है, और हाइपोटेनस के बिल्कुल साथ पड़ी होती है बेस पड़ी होती है, और बेस के बिल्कुल सामने क्या होता है, पड़ा होता है परपेंडिकुलर पड़ा होता है। तो इसको बेस कह लो, और यहाँ पे क्या कह लो, परपेंडिकुलर कह लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हमें बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, या पहले परपेंडिकुलर लिख लो, पहले बेस लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, क्योंकि एडिशन है। ठीक है, तो बच्चों वैल्यूज पुट कर लो। हाइपोटेनस की वैल्यू है b, और उसका स्क्वायर आ गया। बेस की वैल्यू वो कितनी दी हुई है, बेस की वैल्यू √13 दी है, जो कि c है, तो 13 लिख लो, और उसका स्क्वायर लिख लो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है √3 लिखा है। ठीक है, तो स्क्वायर ले और उसका स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर √से कट गया, स्क्वायर √से कट गया, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 + 3। तो 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। और दोनों तरफ का क्या ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो b का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और b के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 16 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब एंगल निकालना है बच्चों। तो अगर मैं आपके बुक की बात करूं, तो एक उसने मतलब एंगल साइन थीटा के लिहाज से निकाला हुआ है, और एक कोस थीटा के लिहाज से निकाला हुआ है। अगर मैं एग्जैक्ट आपके आंसर मैच करूं, आपके वो जो है सोल्यूशन जो एंड पे दिए हुए उसके साथ मैच करूं, तो एक उसने मतलब पार्ट 1 का जो एंगल निकाला हुआ है साइन के लिहाज से निकाला हुआ है, और पार्ट 2 का जो एंगल निकाला हुआ है वो कोस के हिसाब से निकाला हुआ है। तो कोई मतलब नहीं है, आप कोस की मदद से निकाल लो, और बाकी एंगल जो दो एंगल्स आ जाएंगे, फिर तीसरे एंगल को मतलब 2-3 एंगल्स को आपस में प्लस करोगे, 180 डिग्री होता है, 2 तो निकल आए, एक को निकालना है, तो बाकी 2 जाके माइनस कर दोगे। तो आप साइन से करना है साइन से कर लो, कोस से करना है कोस से कर लो। तो मैंने इसकी ना कैलकुलेशन साइड पे कर दी है, क्योंकि वो कैलकुलेटर की वजह से ना वो थोड़ा सा दरमियान में मसला आ जाता है। तो कैलकुलेशन मैंने साइड पे इसकी रख दिया, तो सिर्फ मैं आपको वैल्यू साथ साथ बताता रहूँगा, आप उसकी कैलकुलेशन मेरे साथ वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने कहा क्योंकि मैं इसको साइन की मदद सॉल्व करूंगा, तो साइन है, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनियस आता है। तो साइन और एंगल कौन सा यूज होगा, ए वाला यूज होगा। तो क्योंकि बी है 90 डिग्री, अब ए यूज कर लेते हैं, सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और ए की वैल्यू बच्चों निकाल लो। तो परपेंडिकुलर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन तो नहीं निकाला हमने, ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को इन्वर्स कर लेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4।
तो अंडर रूट 3 को जब 4 पे डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4330। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब हमने साइन ए निकाल लिया, कितना आ गया 0.4330, लेकिन मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है ना। तो एंगल जो ए है हमारे पास, इसको एंगल भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, यानी जो एंगल है, यानी मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स, इधर आके साइन का इनवर्स हो जाएगा, पता ना, यहाँ पे अगर साइन है तो इधर आके इनवर्स हो जाता है। तो अगर आपने साइन इनवर्स लिखना है तो सिंपली अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाओगे और साइन का बटन दबाओगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे उसकी वैल्यू लिख लो 0.4330। तो मेजरमेंट एंगल जो ए है तो कितना आ जाएगा, सिंपली जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास तकरीबन 25.64 या 65, अगर आपकी फिक्सिंग है तो देख लेना, 2 नंबर की फिक्सिंग है, 3 नंबर की फिक्सिंग है, तो आपकी कोई भी पहली 2 वैल्यूज इसकी लिख लेना। ठीक है, तो ये एक एंगल आ गया, ए वाला आ गया। और अगर सी वाला निकालना है, अब देखो 2 एंगल्स आ गए, मैंने बताया था शुरू में कि टोटल एंगल यानी 3 जो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स है, यानी मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी, एक अगर ट्राइंगल की बात की जाए वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो अब 2 दे देंगे, तीसरा निकालना है, तो ये किसके इक्वल है, ये 25.64 आ गया, और मेजरमेंट एंगल बी वो तो पहले 90 डिग्री है वो लिख लिया, और मेजरमेंट एंगल सी वो ये सी है, तो ये निकालना है, तो प्लस मेजरमेंट एंगल सी लिख लिया। ठीक है, और 180 डिग्री लिख लिया। ठीक है, अब ये दोनों इधर आके माइनस हो गए, तो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 25.64 डिग्री। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल सी बच्चों कितना आ गया, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 डिग्री माइनस 25.64, तो ये तकरीबन आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास आ जाएगा, 90 में से जब 25 माइनस किया, 25.64 माइनस किया तो 64.3 और 6। ठीक है, तो 3 और 6 डिग्री हमारे पास सिंपली मेजरमेंट एंगल सी का आंसर आ जाएगा। तो देखो मेजरमेंट एंगल ए भी आ गया, तो एग्जैक्ट आपकी बुक से आप इसको आंसर्स को मैच भी कर सकते हो। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल सी आ गया। ठीक है, तो अब ये साइन के हिसाब से उसने किया, तो आप इसको कोस के हिसाब से भी कर सकते हो। तो कोस के हिसाब से करोगे तो वो आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस करोगे तो डेसिमल के बाद बस मतलब 6 के बाद ये जो ये वैल्यू है ना, इसका थोड़ा सा फर्क आएगा, और यहाँ पे वैल्यूज का थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन अगर आप बुक के साथ एग्जैक्ट आंसर मैच करना चाह रहे हो तो वो मतलब साइन के साथ कर लेना। ठीक है, तो देखो अब जो पार्ट नंबर 2 है ना उसमें कोस के साथ कर लेंगे। ठीक है, क्यों, तो पार्ट नंबर 2 में कोस के साथ देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले उसने वैल्यू दी, अब पहले वो वैल्यू देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखा तो उसने बी दिया हुआ, यानी तिरछी लाइन है, ये हाइपोटेनस है, ये फाइंड आउट करने हैं। और ये देखो ये सेम वही है, यहाँ पे एंगल मतलब तिरछी लाइन के साथ यानी एंगल अब ए निकालना है और सी निकालना है। ठीक हो गया, तो ये आ गया सिंपली, ये दोबारा के साथ मतलब ये दोबारा क्या गई, बेस आ गई, और ये मतलब ये दोबारा बेस आ गई। अब ये देखो जो मर्जी बेस ले लो, जो मर्जी परपेंडिकुलर ले लो, अब वैल्यू सेम ही है, तो बेस आ गई और ये क्या गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस लिख लो पहले, या परपेंडिकुलर लिख लो, स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जो मर्जी पहले लिख लो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं क्योंकि एडिशन है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, बी, उसका स्क्वायर लिख लो। बेस की वैल्यू बच्चों क्या है, बेस की वैल्यू है 4, तो 4 का क्या लिख लो, स्क्वायर लिख लो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर लिख लो। तो बी का स्क्वायर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 20 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 32 के इक्वल आ गया। तो दोनों तरफ का क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो बी का स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा और अंडर रूट 32 आ जाएगा। तो 4 के टेबल में 32 कहाँ पे होता है, 4 8 है 32, तो अगर आप 16 2 32 कर लो। ठीक है, तो देखना क्यों क्या वो देखना भी बताऊंगा आगे चल के। 16 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर आपके पास ऑब्वियसली बड़ा कैलकुलेटर है ना तो आप अंडर रूट 32 लिखोगे, वो डायरेक्ट जो मेरा आंसर इधर आएगा ना, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऑब्वियसली अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस तरह करो। ठीक है,
तो b स्क्वायर कट गया तो b इज इक्वल टू √16 अलहदा आ गया और √2 अलहदा आ गया। तो √16 क्या होता है 4 के इक्वल होता है और √2 एज इट इज आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4√2 आ गई। ठीक है, तो अब बच्चों इसको ना इसके एंगल्स निकालने हैं a और c निकालने हैं। ठीक है, तो इस बार इसको कोस की मदद से सॉल्व करते हैं। पिछले को साइन के क्या, इसको कोस से करते हैं। तो कोस किसके इक्वल होता है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस a लिख लो। कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एंगल a निकाल रहे हैं, कोस की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 4, मतलब दोनों सेम है ना, जो मर्जी ले लो, मतलब यहाँ पे साइन ले लो या कोस ले लो, लेकिन ठीक है कोस ही भी कर लो। ठीक है, क्योंकि पिछले साइन से किया है तो ये कोस से कर लो। तो 4 आ गया और क्या कहते हैं उसकी वैल्यू, क्या कह रहे थे, हाँ इसकी वैल्यू जो है हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, वो 4√2 आ गई। तो अंडर 4 से कट गया तो कोस a इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोस इनवर्स करोगे तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर आपस में डिवाइड करो, यानी 1/√2 को डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आती है 0.7071। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए ना, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स और 0.7071। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट दबा के कोस दबाओगे ना कैलकुलेटर पे, शिफ्ट दबा के जब कोस दबाओगे तो आपकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी कोस की। तो कोस की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे एक मिनट मुझे देखने दो, कोस की वैल्यू है 45। मतलब देखो 1/√2 कहाँ पे होता है कोस, आप यहाँ ऐसे भी देख लो, कोस 1/√2 कहाँ पे होता है, वो होता है 45 डिग्री पे। तो सिंपली यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। ठीक है, तो वैसे यहाँ से भी देख लो कि 1/√2, ये देखो ये तो पिछली वैल्यू हमारे पास नहीं ना बन रही थी, कहाँ पे क्या ये है √3/4। तो √3/4 ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हाँ 1/√2 है, कोस की वैल्यू √2 कहाँ पे आती है, वो 45 डिग्री पे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब रिमेनिंग एंगल से निकालना है। तो इन ट्रायंगल होता क्या है बच्चों, ट्रायंगल में कि जो मेजरमेंट एंगल A है प्लस मेजरमेंट एंगल B है प्लस मेजरमेंट एंगल C है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब A कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, B कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, और C निकालना है वो कितना है, मेजरमेंट एंगल C वो निकालना है, और D क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। अब मेजरमेंट एंगल C निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस करो 90 डिग्री आ गया और माइनस 45 डिग्री आ गया। तो दोबारा से जब मेजरमेंट एंगल C निकालोगे 90 में से 45 माइनस करोगे तो हमारे पास सिंपली मेजरमेंट एंगल C भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये ज्यादा एग्जैक्ट हो गया, 45 डिग्री होती है कोस पे। अगर 1/√2, अब एक और यहाँ से एक बात पता चलती है, अगर 1/√2 लेते साइन के साथ, तो साइन के साथ भी 1/√45 डिग्री होता है, क्योंकि 1/√2 साइन पे भी होता है और 1/2 कोस पे भी 45 डिग्री पे सेम होता है। तो और मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू क्योंकि टोटल में से माइनस की, टोटल होता है 180 डिग्री एक ट्राइंगल, 180 में से 90 और 45 जो हमने निकाला था वो माइनस करके इसकी भी वैल्यू आ गई। तो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और बाकी इसके बाकी बाकी 3 पार्ट अगले लेक्चर में, फिर बाकी 3 पार्ट उस अगले लेक्चर में करके इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो मैंने यहाँ पे ना डायग्राम बना दी, एक ना स्क्वायर बनाया, मतलब एक फील्ड है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है, यानी अगर ये साइड भी 60 की है, ये साइड भी 60 की होगी, ये साइड भी 60 की होगी, और जो फोर्थ साइड है वो भी किसकी होगी 60 की होगी। तो हमने इसको ना ABCD का नाम दे देते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, एक तिरछी लाइन। तो बच्चों एक जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में से अगर एक डायगोनल यानी एक तिरछी लाइन, यानी उसको सेंटर में से कट मतलब तिरछी लाइन लगा कट करो तो ये भी ट्रायंगल बन जाती है, ये भी ट्रायंगल बन जाती है। और मजेदार बात है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहा है वो डायगोनल की लेंथ निकालो। तो डायगोनल की लेंथ, इस डायगोनल यानी डायगोनल को अगर इधर सपोज कर लो तो उसकी भी लेंथ वही, अगर ये डायगोनल इधर सपोज कर लो यानी ये चीज निकालो तो उसकी भी लेंथ वही होती है, सेम होती है ना।
तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ ये साइड है ए और ये साइड है बी। अब इसका जो डायगोनल है ना वो है सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो हाइपोटेनियस है वो तिरछी लाइन है। तो हाइपोटेनियस क्या है, तिरछी लाइन है। और ये जो मतलब लाइन है ना, इनमें से कोई भी लाइन आप एज अ बेस और एज अ परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो हम लिख लेते हैं कि अगर एक स्क्वायर है वो डायगोनल किस तरह बनाता है कि अ स्क्वायर फॉर्म डायगोनल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चा बनाता है, फॉर्म्स डायगोनल इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एक जो स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर है, अगर उसमें से उसका डायगोनल बनाओ तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है, जिसमें दो साइड्स होती हैं और एक तिरछी लाइन होती है, यानी दो साइड्स और एक तिरछी लाइन के साथ होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी साइड्स को कह लो ए और बी, और जो तिरछी लाइन है वो आप उसको कह देते हो सी। तो पता है ना, मतलब वो पैथागोरस थ्योरम याद है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसको अगर मैं यहाँ से ग्रीन से लिखो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, सेम है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, क्योंकि सारी स्क्वायर है तो सारी वैल्यूज तो ऑब्वियसली सेम होंगी, क्योंकि देखो ये भी पूरी है और ये भी पूरी है, ये भी पूरी है और ये भी पूरी है। कट तो सेंटर से मतलब ये डायगोनल हो रहा है ना। तो हाइपोटेनियस कितना है, सी, उसका स्क्वायर लिख लिया। बेस कितना है, 60, मतलब कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर ले लो, क्योंकि है ही सेम है, तो 60 लिख लो। और ये भी क्या है, प्लस 60 लिख लो, ठीक है। अब देखो सी का स्क्वायर लिख लिया, 60 कितना होता है, 6 6 36, और स्क्वायर कितने आगे, 2 जीरो आगे, प्लस 60 का 36 और 2 जीरो आगे, ठीक है। तो सी का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 36 और 36 यानी 36 36 72, तो 72 100 आंसर इसका आ गया। लेकिन मुझे डायगोनल की वैल्यू चाहिए, उसके स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72, और दोनों तरफ का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, ठीक है बच्चों। तो अगर आप सिंपल वो अगर दोबारा से बात करूं बड़े कैलकुलेटर की, तो बड़े कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर नहीं है और आप कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व करना चाह रहे हो तो दोबारा कर लेते हैं। तो 7200 कैसे बनता है, जब 3600 को यानी ऐसे करके बनता है ना, 2 को जब 36 यानी ये देखो ना 2 टाइम्स है ना, तो 1 और 1 2, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम 3600, तो 2 3600, ठीक हो गया। अब 3600 हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो किसका स्क्वायर होता है, 60 का, तो इसको लिख लेते हैं। तो सी का स्क्वायर यहाँ पे काट दो, अंडर रूट 2 सेपरेट कर लो, और अंडर रूट 3600 सेपरेट कर लो। तो अंडर रूट 3600 बच्चों किसके इक्वल होता है, 60 के स्क्वायर के, और स्क्वायर के, और यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया। मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो ये वाला बाद में लिखते हो। तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो 60 इज इक्वल टू, मतलब सी इज इक्वल टू 60 और अंडर रूट 2, इसका आंसर आ गया। ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल वैल्यू, तो इसका आंसर आ गया 60 अंडर रूट 2, और क्योंकि मतलब यूनिट मीटर में है तो इसका सिंपली यूनिट मीटर में आ गया। तो डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या आ गई, कि हम डायगोनल की हमारे पास लेंथ आ गई 60 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये डायगोनल की लेंथ इधर भी उतनी है, इधर भी उतनी, क्योंकि एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में दोनों साइड्स पे डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है बच्चों। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया।